रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ठीक है। तो कल तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो? नहीं सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम एनिलीन किस तरह से बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है। इसमें क्या होता है कि आप PHNO2 से स्टार्ट करिए, जो कि बाद में हो जाएगा PHN डबल बॉन्ड O, जो आगे फर्दर रिड्यूस हो जाएगा NHOH में, और ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है PHNH2 में। ठीक है, तो ये है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। प्रोडक्ट फॉर्म will depend on pH of the solution। ठीक है, अगर आपको यहां से सिर्फ यहां तक जाना है तो आप टॉलरेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ नहीं, यहां से सॉरी, हाँ आपको यहां से बैक रिवर्स होना है, लाइक ये ऑक्सीडाइज करना है, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट ये कर देगा। अगर आपको यहां तक पहुंचना है NH2 से, तो आप H2SO5 से कर सकते हैं, और आपको सीधे यही NH2 को ऑक्सीडाइज करना है, तो आप CF3CO3H भी यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म श्योर नहीं है। IL फिनार में, IL फिनार ने इसका मैकेनिज्म श्योर नहीं बोला है कि क्या मैकेनिज्म है, तो हम इसको वहीं तक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, IL फिनार says कि mechanism is not sure। ठीक है, लेकिन ये NO2 है, इसको SnHCl या आयरन HCl या जिंक HCl या SnCl2 HCl, नहीं ये नहीं होना चाहिए था वैसे, हाँ चलिए देखते हैं, और NH4HS है, और Na2S और H2S है, H2 निकल है, या H2 पैलेडियम है, या TiCl3 और HCl है। तो ये सारे के सारे मिलके NO2 को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि ये SN2, ये है SN है,
ये एस एन 4+ ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे जब 4 HCl होंगे तो वो 4H+ देंगे। अगर वो 4H+ दे रहे हैं तो इस तरह से 4 नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, जो कि O2 को पूरी तरह से निकाल देगा और ये यहाँ पे H2 कर देगा। ठीक है, फिर भी इसका मैकेनिज्म श्योर नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, बस आपको ये समझ लेना है कि ये ऐसे हो जाता है, NO2 रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद क्या है कि ये जो मीडियम था, यहाँ पे ये जो मीडियम है आप देख रहे हैं हर बार HCl है, H है, तो मीडियम क्या है आपका, एसिडिक है। तो स्ट्रॉन्ग मीडियम, जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जैसे जिंक और HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है PHNH2 में। लेकिन अगर एसिडिक की बजाय अगर आपका जो मीडियम है वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसके लिए आप जिंक NH4Cl ले सकते हैं या फिर जिंक डस्ट भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इसको PHNH2OH में, जो कि बाद में टॉलन्स रिएजेंट क्या करेगा इसको, PH एंड डबल बॉन्ड O और ये AZ में। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसको हम बोलते हैं मुलिकन बार्कर टेस्ट। हाँ बोलो। तो वो एक्चुअली सर वो जिंक डस्ट होता क्या है? मतलब जिंक, जिंक का डस्ट होता है या? हाँ हाँ हाँ, वही होता है, वही होता है, जिंक का डस्ट। जैसे एक पाउडर होता है, पाउडर कई तरह के होते हैं, जैसे एक तो चीनी आती है, वो भी एक पाउडर जैसा ही है बट उसके पार्टिकल बड़े हैं, इनको ग्रेड बोला जाता है, किस ग्रेड का है। और एक और उसको जब महीन कर देते हैं तो वो डस्ट जैसा हो जाता है, जैसे आटा नहीं होता, जैसे आटे को अगर और ज्यादा महीन पीस देते हैं तो वो मैदा हो जाती है। ठीक है, वैसे ही ये है, ये डस्ट है, जिंक की डस्ट है। ठीक है, जिंक को जी इतना महीन पीस दिया गया है कि वो डस्ट जैसा है, मतलब फूंक मारो तो उड़ने लगता है, उस तरह का। जी सर। ठीक है, हाँ, तो आपका ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, और अगर मीडियम आपका बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है ZnOH- और LiAlH4 इन ईथर, तो ये कन्वर्ट होता है अजाइड में, अजो कंपाउंड। ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म नोन नहीं है, बट ये काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे कि अगर आपने मीडियम किस तरह का ले रखा है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन बेसिक मीडियम ड्यू टू डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन होता है, ठीक है।
तो अगर आपको समझ आया है तो क्या आप इनके प्रोडक्ट बता सकते हैं? हो गया। हो गया। हाँ, ये जो मुल्कन बेकर टेस्ट होता है ये नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट होता है। नाइट्रोबेंजीन कौन सा है? ये है। ठीक है, तो हाँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाँ, तो एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? NH2। न्यूट्रल में क्या बनता है? NaOH। और इस वाले मीडियम में क्या हो जाता है? कपलिंग। ठीक है, तो आप एनिलीन किस तरह से और बना सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, क्या आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से ये बना सकते हैं? यस, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो किया जा सकता है। जी हम्म, हाँ, KNH2 के साथ इसको हीट किया जाए तो बेंजाइन फॉर्म होता है, उसके साथ ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन यहां से लेगा, आपने कर रखा है। ठीक है, ये बेंजाइन बनेगा। इसके बाद जो आपका अमोनिया ऐसे निकला है वो अमोनिया फिर से भी अटैक कर सकता है, वो यहाँ ऐसे अटैक करेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, ये NH3+ होगा जो कि इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके ये यहाँ से H+ देगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, हाँ, ऐसे ही हम बना सकते हैं अजो लिंकेज से। फ्रॉम अजो लिंकेज में क्या होता है कि अगर आपका ये इस तरह से है, ये AR मतलब एरोमेटिक है, या फिर
ArNO2 भी है, तो इसको अगर इसको अगर आप SN और HCl में डालते हैं तो ये ArNH2 बन जाता है। ठीक है, ये लिंकेज ऐसे टूट जाएगा, तो NH2 इस तरह से हो जाएगा। या फिर SnHCl की जगह पे आप Na2H2O4 भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अगर आपको अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा इन SnHCl या फिर SnCl2 और HCl। ये देखिए, ये क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। ये काफी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये Sn क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 4 बार किसी को रिड्यूस करेगा। इसी की जगह ये SnCl2 लेते हैं तो ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट। मॉडरेट क्यों होता है, इसका रीजन है कि ये ऑलरेडी 2+ में है और Sn केवल 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, तो चूंकि ये लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है तो इसीलिए क्या होता है, ये मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, मतलब उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, हाँ हमें एक ही बार ही रिड्यूस करना है। एक ही बार, हाँ मतलब हाँ कितने भी बार कर सकते हैं आप, मैक्सिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं वैसे। जी सर। देख लिया क्या आपने? हाँ सर। सो वो ट्राई कर। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बना है आपका? जी सर। चलिए ठीक है, अब एक डाइअज़ोनियम, हाँ बोलो। तो वो SnHCl और SnCl2 में अलग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे सर? हाँ बनेंगे, लेकिन इस वाली रिएक्शन में हाँ इस नहीं देना चाहिए ये, वैसे इस वाली रिएक्शन में ये बन जा रहा है, हालांकि बनना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन करेंगे आगे तो समझ आएगा कि वो किस तरह से मॉडरेट ही होता है। ठीक है, सर एक बार आप ऊपर जा सकते हाँ जी बोलो। सर। तो वो नहीं सर, आप एक बार नीचे। हाँ सर वो SnCl2 सर, वो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं ना सर? सर वो सिर्फ NO2 को तोड़ेगा? नहीं, NO2 को नहीं कर पाएगा। सर वो हमने ऊपर लिखा है सर, वो अच्छा SN। अच्छा, नहीं नहीं नहीं,
नहीं, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, इससे कंफ्यूजन आ ही रहा है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, हाँ ये तोड़ देगा। SnCl2 का देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपको अगला बनाना है, हाँ अजो लिंकेज से हो गया। अब आपको बनाना है फ्रॉम डाइअजोनियम आयन से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो डाइअजोनियम आयन में क्या होता है, ये PH, ये N+ और ये Cl- होता है। इसको आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये पहले PH NH2 में कन्वर्ट होगा, जो कि बाद में NH2 और ये अमोनिया में इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो हाँ ये NH2 है, सॉरी NO2 है। ये SnHCl में आपका प्रोडक्ट बताता है हाँ, और इसको कन्वर्ट कर देता है NH2 में। और लेकिन अगर आप जिंक के साथ Hg अगर डालते हैं HgCl, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सा है, कौन सा रिडक्शन है, Hg जिंक और ये HCl। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले ग्रुप को भी कन्वर्ट रिड्यूस कर देता है। ठीक है, हाँ ONe है और ये NO2 है, तो SnHCl क्या करेगा, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक होता है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव का मतलब है कि किसी एक को ही सेलेक्ट करेगा। तो पहले एक NH2 कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ये 3 अमोनिया छोड़ो, मतलब हाँ ये कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ CH3 लगा देते हैं, ये NO2 और ये NO2, तो ये हाँ SnCl2 और HCl करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक को ही कन्वर्ट करेगा, दूसरे को नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर आप NH4HS ले लेते हैं तो ये जो CH3 है, यहाँ वाला जो NO2 है ये उसको कन्वर्ट करेगा। इसका क्या रीजन होता है कि जैसे अगर इसको रिड्यूस करना है तो इसको H- को इस पे अटैक करना पड़ेगा, तो इसको अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो ये प्लस आई जो होता है, ये प्लस आई क्या करेगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा।
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है तो ये H माइनस यहाँ अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे, हाँ बोलो। तो H प्लस अटैक करेगा। H माइनस, हाँ मतलब H डॉट या जो भी है, H डॉट, H प्लस नहीं करेगा क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाता है या तो H डॉट में, या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो H माइनस में। लेकिन पहले HCl का H प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। और हाँ हाँ, और उसके बाद वो H नाइट्रोजन के लोन पेयर पे नहीं, ये इस तरह से, ये यहाँ पे प्लस आ जाता है ना, तो यहाँ पे H माइनस इस तरह से अटैक करता है। जी O माइनस H और O माइनस, फिर आगे कुछ कुछ कहानियां चलती रहती हैं ऐसे। H माइनस अटैक करता है, H माइनस या फिर H डॉट, नेसेंट हाइड्रोजन भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, जी तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा कोई खास इनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कौन कहाँ पे जा रहा है, किसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ये तो आपने काफी पढ़ रखी हैं। पहली रिएक्शन आपको शायद से याद आ जाए, NH2 और ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन क्या दे देता है? ठीक है, ठीक है। इससे भी आपका सेम प्रोडक्ट बनता है। ये जो एनिलीन होता है, ऑल्दो प्लस एम होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या करता है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर ये फ्रीडल क्राफ्ट में जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो क्लोरीन अपने लोन पेयर दे उससे पहले नाइट्रोजन दे देता है। अगर वो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देता है तो वो एनिलीनियम आयन बन जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है उस पे। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव आ गया तो अब ये माइनस आई की तरह काम करेगा। ठीक है, इसीलिए एनिलीन की रिएक्शन नहीं हो पाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक बात है, तो ये अवॉइड किया जाता है। कई बार इसी पे क्वेश्चन आता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, तो बताइए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। ठीक है,
अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आसान है क्योंकि वो प्लस एम है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो ये HNO3 और ये H2SO4 ये क्या करेंगे, ये NH2 ये NO2 देगा और ये NH2 हाँ NO2 देगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन देखा गया है कि ये NH2 मेटा पे भी NO2 देते थे। ये 51% होता है, ये 2% होता है और ये 47% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 47% हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसी को दे रहा है, लाइक H2SO4 या फिर NO2 को, वहां से वो प्लस एम और माइनस एम में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका मेटा डायरेक्टिंग हुआ है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर कहीं और दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम अगर वो पैरा डायरेक्टिंग है, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में चलता रहता है, लाइक वो प्लस एम भी होगा और माइनस आई भी होगा, उस तरह से होता होगा। ठीक है क्या? हाँ, तो तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहता होगा। ठीक है, हाँ, हाँ। तो अभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखा था हमने, फ्रीडल क्राफ्ट। तो एसाइलेशन में क्या होगा कि ये नाइट्रोजन अपना यहां से इसको देना चाहिए था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देके SNAE एडिशन एलिमिनेशन कर लेता है। ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ। हमने ये इस वाले क्वेश्चन को तो कर रखा आई थिंक। हाँ, एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ। ये माइनर बनता है इसमें और आपका ये मेजर बनता है। तो आपको बताना है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ये भी माइनर बनता है। सर एक बार आप ऊपर जा सकते
जी ठीक है, चलिए ये पहली रिएक्शन है, एक रिएक्शन का पहला स्टेप है ये। इसमें यहाँ तक आपका 4 बना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप में आप सेकंड डिग्री अमीन से अटैक कर रहे हैं, तो आपका 5th बनेगा। 5th के ऊपर अगर आप 4 डालेंगे तो 6 बनेगा, और 6 पे जब आप H2PD कार्बन डालते हैं, ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ये। ठीक है, इसको बोलता है, इसको बोला जाता है प्रोपेगेज प्रोपेगेन, क्या है जो भी है, ये इसको एनेस्थीसिया के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो आपको बताने हैं ये 1 2 3 4 5 6 क्या है। सर वो ऊपर वाला, हाँ, तो वो ऊपर वाला आप डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि क्लोरीन अपने लोन पेयर इधर देगा, तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ऑक्सीजन अपने ऐसे लोन पेयर देता है, तो ये इस तरह से कार्बोनियम आयन बन जाता है। चूंकि ये कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा स्टेबल होता है, तो क्या होता है कि ये इस तरह से कार्बोकेटाइन बन जाता है, और ये भी अपने आप में स्टेबल होता है। तो इसमें क्या है कि आपका ये जो है ये माइनर इसीलिए बनता है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मतलब इस फॉर्म में काफी कम टाइम के लिए होता है, ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेनली एग्जिस्ट करता है इसमें। और जब ये इसमें आ जाएगा तो पहले तो प्रोटोनेशन, मतलब ये यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, उसके बाद ये इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई होने के बाद ये क्या है कि एक्टिवेट हो जाता है, रिलेटिवली एक्टिवेटेड।
तो ये क्या है, फर्दर आपका ये मॉलिक्यूल ऐड कर देता है। तो पहले वो ऐड नहीं हो रहा था, पहले माइनर हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कोई हल्का सा भी स्लाइटली प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो अब वो जुड़ जाएगा, तो इसीलिए ये मेजर हो जाता है। ठीक बात है। सर अगर हम बस प्रोडक्ट को देखें तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक तो 3 डिग्री कार्बन है इसमें और रेजोनेंस भी हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मेजर है। नहीं, रेजोनेंस ज्यादा रेजोनेंस सिर्फ वाला। प्रोडक्ट को, हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट को देख के क्या है? सर अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को देखें सर विदाउट मैकेनिज्म, तो वो मेजर, क्या हम कह सकते हैं कि वो 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी हो रहा है। नहीं नहीं, इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होता, कीटोन के साथ इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होता। आपने देखा होगा, अगर आप रेजोनेंस बोलते तो हाँ, ये इस तरह से क्या करता, इनॉल हो जाता, सॉरी ये CH2+, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि इसमें ये जो रेजोनेंस होता है ना, ये बहुत हल्का होता है। तो हम नहीं कह सकते कि कीटोन इतना आसानी से किसी के साथ रेजोनेंस करता है, ठीक है। सर वो रिंग के साथ। हाँ हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर रिंग भी है तब भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, जी। क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कार्बन डबल बॉन्ड की, और आपने एक वीक बॉन्ड बना दिया है उसकी जगह पे। कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हाँ, इतना बढ़िया रेजोनेंस नहीं मानते उसको, इनफैक्ट रेजोनेंस मानते ही नहीं है, ठीक है। तो कीटोन जनरली रेजोनेंस नहीं दिखाता है अगर वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ ना हो तो, और वैसे भी वहां पे भी हल्का ही होता है वो, मतलब उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो हम रेजोनेंस वाला पार्ट नहीं बोल सकते, हम यही बोल सकते हैं कि ये क्या है कि स्लाइटली प्लस आई बढ़ गया तो अब ये वाला ग्रुप ऐड हो सकता है इस पे, ठीक है। चलिए, वैसे ही एक और कंपाउंड है OHOMe, COMe। इसको आप HNO3 और एसीटेट के साथ करिए तो आपका 80% कंपाउंड बनता है, जिसको आप अगर आप SOCl2 और रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स का मतलब होता है बार बार उसको डालना उसमें, तो ये कंपाउंड बनता है। इसको आप अगर KOH और H2O के साथ हीट करता, मतलब डालते हैं, तो एक कंपाउंड 93 बनता है। इसको अगर आप ब्रोमीन वाटर में डालते हैं तो एक कंपाउंड 53% बनता है। SnCl2 एसीटेट है, ये 75% बनता है। हम्म, इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, नॉट आइसोलेटेड, लेकिन जब इस पे NaH डालते हैं, फिर उसके बाद Me डालते हैं, फिर NaOH और वाटर डालते हैं, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है,
तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या रहे होंगे? आसान है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब इतना भारी भारी सा है, उससे डरना नहीं है। एक्स बताना है, नंबर ऑफ रिएक्शन in which aniline can be produced. आपने नोट कर लिया यहाँ तक? जी सर। हाँ बोलो। तो वो बस पूछना था सर, अभी थोड़ा ही बाकी है ना ऑर्गेनिक में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जी सर। मतलब ये हार्डली शायद से 7-8 दिन में हो जाएगा। हार्डली जी सात सर। आठ दिन का बचा होगा। हाँ ठीक है, मतलब बाकी सारा कुछ हो गया है, बस ऐसे ही छोटी मोटी इक्वेशन रिएक्शंस हैं। जी सर। हाँ हो जाता है। हम भी जब बच्चे थे तो हम भी यही रहता था टेंशन, सर सिलेबस हो जाएगा कि नहीं। तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता था सिलेबस हो ना हो, बट ये बड़ा स्वभाव होता है। ठीक है, x is number of reaction in which phenol is a product। आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो होमवर्क हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, ये CH3 CH3 ये PH है,
KOH नहीं लगाते। तो वो एक्चुअली सर वो 8th 10th 15th और 19th को सर वो बोर्ड के प्रैक्टिकल है, सर उसके एक दिन पहले सर वो क्लास वो तो हाँ हम हाँ, क्लास नहीं कर पाएंगे सर एक ही दिन पहले। अच्छा अच्छा, तो 5th 8th और 13th। सर 8th 10th 15 और 19 सर मैं आपको डेट्स अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आपको डेट्स में मैसेज कर। ठीक है ठीक है। हाँ, वैसे इस महीने हो जाएगा, अगर मतलब वो सिलेबस का तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप छुट्टी जी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर हम संडे को एक्स्ट्रा कर सकते हैं सर, क्योंकि वो दिन सर वो मैं क्लास नहीं कर सकती। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। थैंक यू सर। नीता कल से आएंगी क्या? नहीं, उनका तो 5 तक है ना, 5th तक आई थिंक। चलिए, तो आपको बताना है कि फिनॉल किस किस से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है एनिलीन और फिनॉल। ठीक है, अब जो छोटा मोटा पार्ट बचा है वो बना है एल्डोल, कैनिजारो। ठीक है, वो सब है, तो वो आसान है, वही बचा है। उसके बाद तो फिर आपका क्या बचा है? उसके बाद वो बचा है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और वो सब जो होते हैं। और क्या बचा है? हाँ, और वो अमीनो एसिड वगैरह, पॉलीमर वगैरह, ये सब है। तो हाँ, ये 8-10 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। तो अब पढ़ते हैं कार्बोनल कंपाउंड को। ठीक है, कार्बोनल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, उसमें तो इनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? आप ओजोनोलिसिस कर सकते हैं किसी भी एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन तो ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन आ गया। एल्काइन से आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, Hg2+ है और डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करते हैं, तो क्या आपका ये बन जाएगा? इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कुचरो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में भी आपका यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जी और अगर आप हाइड्रोबोरोनेशन, हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन अगर करते हैं, दैट इज BS3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2OH-, तो आपका क्या कंपाउंड बनता है? ये। ठीक है, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड से भी आप यही प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक्वस KOH डाल दीजिए, तो एक्वस KOH क्या करेगा? SN2 मैकेनिज्म से
जैम डाइऑल बना देगा, और जैम डाइऑल आर अनस्टेबल होते हैं जनरली, तो वो खत्म हो जाता है, मतलब वाटर निकल जाता है। तो एक्वस KOH से क्या बनेगा? एक्वस KOH से यहाँ पे क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा ये, और ये एल्डिहाइड। ठीक है, फ्रॉम DAO बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनसे क्या होगा कि ये CH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब आप CaOH के साथ हीट करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह से, CH3OH, CH3COH, OCA क्या करेगा, यहां से इस तरह से वाटर लेगा, हाँ वाटर लेगा, ये इस तरह से वाटर लेगा, और जब ये वाटर लेगा तो ये हो जाता है CH3O CaO COCH3, और जो कि बाद में CaCO3 बन के निकल जाता है। तो अगर ये CaCO3 बन के निकलता है तो आपका कंपाउंड बनता है ये। ठीक है, हाँ, तो कार्बोक्सिलिक से आप कीटोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CaO, BaO और CaOH2। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है तो आप इससे क्या बना सकते हैं, तो आसान है। ये अपने अपने से बनाएंगे और फिर एक क्रॉस भी बनाएंगे। ठीक है, ये इंट्रामोलिक्यूलर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इसमें? ठीक है, तो आपको शायद से रोजनमंड रिएक्शन याद हो। आप रोजनमंड रिडक्शन से ये बना सकते हैं, किस तरह से
CH3COCl है, तो ये H2TDBaSO4 अगर आप लेते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह से बना देगा। ठीक है, उसी तरह से आपको डाइबल H भी पता होगा। डाइबल H रिएक्शन किस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ये हो, और ये RCN हो। हाँ, तो ये सारे के सारे डाइबल H के साथ ये इस तरह से एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप साइड चेन क्लोरीनेशन करके या हेलोजनेशन करके भी आप बना सकते हैं। तो साइड चेन हेलोजनेशन में क्या करना है आपको, इसको अगर आप SaCl2H म्यू से डालते हैं तो क्या होगा कि आपने इस तरह से 2 क्लोरीन डाले, और अगर यहाँ पे आपने एक्वस KOH डाला तो ये Cl बाहर निकल जाएंगे OH की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, जैम डाइऑल हो जाएगा। तो जैम डाइऑल अनस्टेबल होता है, वाटर निकाल देगा। ठीक है, ये काफी प्रॉफिट है, कमर्शियली आप प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, उसी तरह से आपको गटरमैन कोच रिएक्शन याद होगी, ये शायद से नहीं पढ़ा है। गटरमैन, ये गटरमैन पढ़ा है क्या आपने? आई थिंक नहीं पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, जब इसमें आप HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डालते हैं तो क्या होता है कि ये इस तरह से H प्लस और AlCl4 माइनस बन जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने नेगेटिव चार्ज देके, हाँ, इस तरह से, और ये इस तरह से आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। इसके बाद बेंजीन यहाँ पे इस तरह से अटैक कर देता है,
न्यूक्लियोफाइल की तरह, और आपका फाइनली कंपाउंड बन जाता है इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो अगला है, आप स्टीफन रिडक्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है कि आपका ये साइनाइड होता है, और जब आप इसको SnCl2HCl से रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये इसको पूरा रिड्यूस नहीं करता है, यहीं तक रिड्यूस करता है। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इधर OH, इधर H, इधर OH और इधर H, तो ये जैम डाइऑल बन जाएगा, जो कि बाद में फिर से वाटर निकाल देगा। ठीक है क्या? इसी तरह से एक और फेमस रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये PHCH3 होता है और इस पे CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमल क्लोराइड। तो क्रोमल क्लोराइड में क्या होता है, ये CHO CrOCl2 OCrOCl2 इस तरह से बन जाता है, जिसको आप बाद में जब हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, एक और है PHMgBr OET और OET, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो एस्टर। ये क्या करता है, ये यहां अटैक करता है और वाया SN2 मैकेनिज्म ये क्रिएट करता है ये, जिसको आप बाद में हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आसान है। इसको AlCl3 के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, AlCl3 में क्लोरीन अपना लोन पेयर दे देगा, तो इससे आपका जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इस तरह से होगा, जहां पे हाँ सर, इस तरह से आपका अटैक हो जाएगा। इस तरह से अगर अटैक होता है तो आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH और ये NH, जिसको आप बाद में हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो ये इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आसान था। हाँ,
तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन तो आपने लगभग सारी पढ़ ली हैं। जो नहीं पढ़ी है वो हम एक बार देख लेते हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, बाकी आपने सारी पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन जो आपने नहीं पढ़ी है वो बिलोंग करती है एल्डोल फैमिली से। एल्डोल फैमिली, अभी हम समझेंगे इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं। पहले वो देख लेते हैं कि एल्डोल कौन मतलब कौन कौन सी है, वो फैमिली में कौन कौन सी रिएक्शन है। तो पहली है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी है आपकी रेट्रोएल्डोल, रेट्रो मतलब रिवर्स ऑफ एल्डोल। फिर है अगला मिक्स्ड एल्डोल, और उसको क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं। सारी आसान है, बस थोड़े से नाम अलग हैं। ये है साइनोएल्डोल, नाइट्रोएल्डोल, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एल्डोल, और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। ठीक है, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये है आपका, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल है। तो डाइल्यूट NaOH लेते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं। ठीक है, डाइल्यूट लेते हैं, तो डाइल्यूट क्या करता है, डाइल्यूट कन्वर्ट कर देता है इसको CH3COH में। तो ये एल्डिहाइड था और आपने उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। एल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। तो ALD तो हम यहां से लेते हैं और ऑल यहां से लेते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो बात यहां से स्टार्ट हुई थी कि आपने एल्डिहाइड से एल्कोहल बना दिया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एल्डोल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाँ, तो अब ये क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देगा, कीटोन भी ये रिएक्शन देगा, लेकिन यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका नाम पड़ गया एल्डोल। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही देगा, कीटोन भी देगा, लेकिन इसका जो एटिमोलॉजी है वो यहीं से आती है, इसका ओरिजिन जो था वो यहीं से हुआ था। तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करता है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये OH माइनस क्या करेगा, ये H प्लस लेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ये OHCH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो रेजोनेंस करेगा, लेकिन बाद में क्या है, बाद में अटैक कार्बन से ही होगा। ठीक है, यहां से ऐसे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये मतलब कार्बन आयन का अटैक करना ही आपका RDS स्टेप होता है। तो इस वाले अटैक में क्या हुआ, HCOCH2 और ये CO माइनस और ये CH3 और ये H हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका वाटर निकला था, वो वाटर क्या करेगा, वहां पे OH लगा देगा
और ये OH माइनस निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ये। ठीक है, हाँ, ये कंपाउंड बनता है। आपका कंपाउंड ये बनता है अगर आपने ये मॉलिक्यूल हीट कर दिया। तो हीट करने पे क्या होगा कि ये जो OH माइनस जो है मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, बेसिक मीडियम करेगा कि यहां से ये H प्लस ले लेगा अगर आपने हीट किया है। तो अगर हीट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने हीट कर दिया है तो इसका मतलब है तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज ले आएगा और नेगेटिव चार्ज, और इसके बाद ये इसको बाहर निकाल देगा। तो क्या विद द हेल्प ऑफ E1CB आपने पहले कॉन्जुगेट बेस बनाया और आपने OH को बाहर कर दिया। ठीक है क्या? तो वाया E1CB अगर आपने हीट किया है तो ये वाटर फिर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा। हाँ, तो एक बार आप ऊपर जा सकते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन पे जब रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, दोनों पे ही डेल नेगेटिव रहेगा। लेकिन चूंकि आप मीडियम जो है आपका वाटर है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बन आपका क्या है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। पोलर अप्रोटिक में अलग कहानी हो जाती है। लेकिन कार्बन पे सर रेजोनेंस के बाद डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके हाँ पास जी सर, ऑलरेडी नेगेटिव है। जी सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि मीडियम आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसीलिए अटैक यहां से होगा। जी सर, ठीक बात है, जी सर। हाँ। तो क्या आपको ये समझ आया मैकेनिज्म? इसी को हम बोलते हैं जी सर। एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं कि आपने दो मॉलिक्यूल लेके एक मोल कुछ बनाया है, कंडेंस किया है। ठीक है, दो चीजों को कंडेंस किया है आपने। ठीक है, जी सर। हाँ, तो हाँ, ठीक है, इसी तरह से क्या आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं? OH माइनस है, डाइल्यूट, तो इसका कंपाउंड बताइए। और इसको अगर आप BaOH2 के साथ हीट कर दीजिए और रिफ्लक्स कर दीजिए तो क्या कंपाउंड बनेगा? ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है इसका मतलब है कि उसको हीट नहीं किया, ये तो रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा, ये रूम टेम्परेचर होता है, सारे दुनिया में तो नहीं होता ना ये? मतलब अफ्रीका जी में सर। शायद से ज्यादा टेम्परेचर होता होगा उनका नॉर्मल, यूरोप में अलग होता होगा। जैसे कश्मीर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर चला जाता है ना, तो वहां पे इमरजेंसी घोषित मतलब कर दिया जाता है कि मतलब आप बाहर ना निकलें, मतलब क्लाइमेट इमरजेंसी हो जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ यूपी में तो हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मैच खेला है। तो हाँ तो ये वहां पर बाहर क्यों नहीं, क्या, तो बाहर क्यों नहीं, तो वो 30 डिग्री होता है तो बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो लोग नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनका उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह का है, उनका क्लाइमेट उस तरह का है कि वो अकस्टम नहीं है उस तरह के। ठीक है। और फिर सोचो कि ऐसे में जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया तो उन्हें किस तरह की बीमारियां हुई होंगी कि वो नॉर्थ साउथ और इतने टेम्परेचर में आके रहे। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैं ये समझा रहा था कि ये जो, अगर आप इसको हीट नहीं कर रहे, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर आपने उसको हीट भी नहीं किया है ना, तब भी आपका E1 CV से आपका जो है ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात है कि अगर आप हीट नहीं कर रहे हैं तो एरोमेटिक कंटेनिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक कीटोन ही होगा, एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचेंगे। एल्डिहाइड कीटोन will give क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज मिक्स एसिड जो है, मिक्स कीटोन जो है, ये कंडेंसेशन दिखाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। हाँ, ये ऐसे लिख सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड mixed ketone so condensation at room temperature। ठीक है, हाँ। तो इसमें इसकी कुछ एक दो बातें और लिख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास ओवर करेंगे, फिर अगली क्लास आधे घंटे बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक दो बातें क्या हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन है, पहला डाइल्यूट बेस होना चाहिए। डाइल्यूट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 10% डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, BaOH2 हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है और CaOH2 भी हो सकता है। ये जो दो महापुरुष हैं ये काफी अच्छी परसेंटेज यील्ड के साथ एल्डोल देते हैं, गिव्स एल्डोल इन हाई यील्ड। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे एल्डिहाइड हो
या कीटोन हो। ठीक है, एल्डोल एक्सप्लेन करता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्डोल एक्सप्लेन्स both important chemical property of aldehyde and ketone। वो दो प्रॉपर्टी क्या है? वन है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन आयन इसमें इंटरमीडिएट है, ठीक है। हाँ, एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में जो होता है वो E1CV मैकेनिज्म से होता है, हमने अभी देखा। ठीक है, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं वो आपको समझ आता है? मतलब कोई दो मॉलिक्यूल से आप कुछ निकाल दीजिए और फिर एक कुछ बना दीजिए। ठीक है, कंडेंसेशन आसान है। और इसके बाद है हाँ, एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड is more than ketone। ऐसा क्यों हुआ होगा बताइए? एल्डिहाइड का ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनता है देन कीटोन से, क्योंकि कीटोन पे बल्की ग्रुप होते हैं जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं होता। दूसरा रीजन है ये। पहला रीजन है कि कीटोन ग्रुप में जो बल्की ग्रुप लगे होते हैं वो प्लस आई से डेल पॉजिटिव भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है देन कीटोन, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन toward न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या आपको बात समझ आती है? ये सिर्फ एक प्लस आई से जो डेल पॉजिटिव है उसको तो कम करेगा, लेकिन यहाँ पे दो प्लस आई हैं तो ये डेल पॉजिटिव को ज्यादा कम करेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन यहाँ कम होता है
और यहाँ पे ज्यादा होता है। दूसरा रीजन होता है कि ये बल्की ग्रुप होते हैं तो अटैक कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर हम आज के लिए इतना ही, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके।